हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्विन सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जियोग्राफी के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ जो बचे हुए टॉपिक हैं पार्ट 1 के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम डीपली नॉलेज के लिए बुक का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप भी बुक इस वीडियो लेक्चर में साथ में बुक लेकर इस लेक्चर को अच्छे से ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इसका क्या मतलब है? तो कंजर्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार। हम कंजर्वेशन से एक ही चीज़ समझते हैं कि टू सेव, बचा कर रखना है, कैसे संरक्षित करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इंडिया के अंदर। तो इस टॉपिक में हम कुछ बातें देखते हैं, जैसे कि इस टॉपिक में लिखा है, इन द 1960s and 70s conservatives demanded a national wildlife protection program. 1960s एंड 70s के टाइम पर कुछ कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने कुछ डिमांड करी नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। इस तरीके से इंडिया में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं 1972 में जो है एक एक्ट आया है प्रोटेक्शन को लेकर, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, जिसका नाम था कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके से 1972 में पहली बार कोई कानून बना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर। तो इसके बाद अगर हम देखें तो आता है कि इस एक्ट के तहत 1972 में जो एक्ट आया है, इसके तहत जो है वो हंटिंग पे बैन लगा दिया गया, शिकार पे बिल्कुल बैन लगा दिया गया। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, इनके जो रहवास है, प्राकृतिक आवास जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के, इनको संरक्षित कर दिया गया पूरी तरीके से। और रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ, इनके ट्रेड को, वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को या जीवित या मृत अवस्था में, मतलब इनका जो भी खाल वगैरह या दांत की खरीद बिक्री को भी बैन कर दिया गया। और इसी तरीके से रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के तहत फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह और नेशनल पार्क का निर्माण किया गया, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए इसी बीच में, किसको लेकर? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट को लेकर। बीच में ग्रेवली सेटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे की कगार पर थे, खतरे में थे, ऐसे वाइल्ड लाइफ जैसे कि इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न राइनोसोरस और द कश्मीर स्टेग और हंगल। इस टाइप के जो भी एनिमल्स थे उनको पूरी तरीके से उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रिजर्व बनाए गए। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल जो थे उनके लिए, जैसे कि फ्रेश वाटर का क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या द घड़ियाल है, इनके लिए अलग से रिजर्व बनाए गए। द एस्टेटिक लायन और कुछ अदर जो है उनके लिए अलग से बनाए गए। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, चिंकारा वगैरह, इनके लिए भी नेशनल पार्क में रिजर्व बनाए गए। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदावन जिसको बोलते हैं, एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन अ गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया इनको अगेंस्ट द हंटिंग एंड द ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। हंटिंग और ट्रेड को बैन करने के लिए इनकी। तो इस तरीके से इस एक्ट के तहत इंडिया वाइल्ड लाइफ एक्ट के बहुत अलग अलग तरीके के जो है यहाँ हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनाए गए, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के हमने देखा है। टाइगर रिजर्व वगैरह बनाए गए, टाइगर रिजर्व
और अलग अलग तरीके के जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह थी जैसे कि ब्लैक बग वगैरह या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनको यहाँ पर, या स्नो लेपर्ड है यहाँ पे, उनको रिजर्व किया गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। इसी के साथ अगर प्रोजेक्ट टाइगर देखते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए क्या किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है, 1973 में लेकर आई है गवर्नमेंट। द अथॉरिटीज़ रिलीज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। जो सेंचुरी की शुरुआत में जो थे 55,000 टाइगर लगभग, उनका नंबर जो है वो गिरकर नीचे की तरफ वो कितना रह गया, केवल 1827, 1827 नंबर ऑफ टाइगर। तो द मेजर थ्रेट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज द पोचिंग फॉर ट्रेड। तो इनके ख़त्म होने का, इतना नंबर ऑफ टाइगर्स गिरने का देश में वो क्या रीज़न रहा, तो पोचिंग वगैरह, पोचिंग फॉर ट्रेड, पोचिंग का मतलब बड़े पैमाने पर शिकार होना ट्रेड के लिए, जो कि एक इलीगल है, और श्रिंकिंग हैबिटेट, इनके सिकुड़ते आवास, इनके नेचुरल हैबिटेट जो है टाइगर्स के वो, और आगे लिखा गया है कि डिप्लीशन ऑफ द प्रे बेस स्पीशीज़, जिनका शिकार किया जाता है ऐसी स्पीशीज़ के बेस पर इनका बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन और इंसानों के बढ़ने की वजह से भी इनके नेचुरल हैबिटेट है वो कम हुए। द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन एंड द यूज़ ऑफ द बोन्स इज़ द ट्रेडिशनल मेडिसिन। पुराने समय में ऐसी भ्रांतियाँ जैसे कि इनकी हड्डियों से दवाई वगैरह बनाना, इनकी खालों का ट्रेड करना, स्पेशली इन द एशियन कंट्री लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ, इसी की वजह से यहाँ पर जो टाइगर पॉपुलेशन है एशिया में वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे, मतलब खतरे की कगार पर पहुँच गई। सिंस इंडिया एंड द नेपाल प्रोवाइड द हैबिटेट टू अबाउट द टू थर्ड ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। तो हमने, इंडिया ने और नेपाल ने स्पेशल टाइगर रिजर्व बनाकर 2/3 जो है पॉपुलेशन है टाइगर्स की उसको रिजर्व किया गया। 2/3 जो है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर को सेव किया गया। आगे लिखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर उसी में से एक था, इसी का हिस्सा है प्रोजेक्ट टाइगर है। वो वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वाज लॉन्च्ड इन 1973, हम बता ही चुके हैं ये बात। आगे क्या लिखा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी का हिस्सा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड हो या सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल हो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश हो, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम और पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, इसी के एग्जाम्पल है जो कि टाइगर रिजर्व अलग अलग इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाए गए। टाइगर रिजर्व हमने अलग अलग जो है इंडिया के और नेपाल के अंदर टाइगर रिजर्व बनाए इस तरीके से। अब आते हैं आगे कुछ और बातें, जैसे कि इन द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, 1986 और 1980 आने पर 1986, 82-86 के बीच में कुछ और चीज़ों को के ऊपर हंटिंग पर बैन लगाया गया। सेवरल हंड्रेड जैसे कि बटरफ्लाइज भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। इनके शिकार पर या पोचिंग वगैरह या हंटिंग पे बैन लगाया गया। बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड द वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन स्पीशीज। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट। सबसे पहले 1991 में कानून आया जिसमें प्लांट्स को भी रिजर्व कर दिया गया। प्लांट्स, पेड़ पौधों को भी, प्लांट्स आर रिजर्व।
पहली बार प्लांट्स को भी रिजर्व किया गया, इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स एंड distribution of forest and wildlife resources and इस तरीके से अगर देखें तो इसका मतलब है कि टाइप्स अलग अलग तरीके की फॉरेस्ट की और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया इंडिया में इस एक्ट के आने के बाद, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से लिखा है कि इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद इनका मैनेजमेंट करता है या तो गवर्नमेंट के थ्रू इनका मैनेजमेंट किया जाता है इंडिया के अंदर। आगे लिखा है कि थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदार है। यहाँ पर अगर टाइप्स में देखें अपन तो सबसे पहला जो टाइप आता है फॉरेस्ट रिजर्व का, तो रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन द डिक्लेयर्ड एज द फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट एरिया का, अगर फॉरेस्ट एरिया का मैं मोर देन हाफ अगर कवर कर दूं, इसके तहत रिज़र्व कर दूं, तो ये रिज़र्व फॉरेस्ट कहलाता है। आधे से ज़्यादा इसमें कवर कर दिया जाए तो। उसके बाद दे रखा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय द। अगर ये पूरा फॉरेस्ट इसका 1/3 पार्ट जो है मैं डिक्लेयर कर दूं, जैसे कि ये 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट अगर मैं इस 3 टुकड़े में अगर डिवाइड करूं पूरे फॉरेस्ट को, 1/3 पार्ट इसका मैं रिजर्व डिक्लेयर कर दूँ, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। इस तरीके से अगर देखें तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया। बाकी का हिस्सा नहीं, केवल एक 1/3 पार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके बाद जो आता है वो थर्ड आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड forest. These are the other forest and wasteland belonging to the both government and private individual. ऐसे फॉरेस्ट जिनको क्लासिफाइड नहीं किया गया या रिजर्व नहीं किया गया, ये अदर फॉरेस्ट या वेस्टलैंड में बिलोंग करते हैं जो गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी रहती है, प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ की जो जगह है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और वहाँ पर किसी प्रकार का किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अंदर कुछ बातें देखें अपन तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। एमपी जो है, एमपी हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। अबाउट लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया मीन्स constituting 75% of its total forest area।
जितना एरिया है एमपी के पास फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट जो है उसमें से 75% जो है वो 75% जो है वो प्रोटेक्टेड है। 75% जो है वो प्रोटेक्टेड है। लार्जेस्ट एरिया कवर जो है वो प्रोटेक्शन में आता है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश की बात करें, जहाँ उत्तराखंड में, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव बीन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट अपन को देखने को मिलते हैं एमपी के बाद। ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर इज द बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड द राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये रिजर्व फॉरेस्ट और वो परमानेंट फॉरेस्ट और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के एरिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो बता रखा है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट और कुछ पार्ट्स है गुजरात के, वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ के प्रोटेक्शन करती है फॉरेस्ट वगैरह का। इस तरीके से वहाँ पर मैनेजमेंट होता है फॉरेस्ट का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। गवर्नमेंट के अलावा कुछ कम्युनिटीज़ भी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि इसमें लिखा है कि इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में विलेजर्स है वो फॉर्ड अगेंस्ट द माइनिंग ऑफ साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्होंने वहाँ पर होने वाली माइनिंग, सरिस्का टाइगर रिजर्व में होने वाली माइनिंग का विरोध किया। वहाँ के रहने वाले जो गांव के विलेजर्स जो थे, लोगों ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना चाहते थे, ऐसे लोगों ने इसका विरोध, इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध किया। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर द 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट एज द भैरवदेव डकाव सेंचुरी के लिए जो 1200 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी उसके लिए वहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में उस वहाँ रहने वाले 5 गाँवों के लोगों ने इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया। इसके बाद इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो चिपको मूवमेंट इसी तरीके का एक मूवमेंट था जो हिमालय घाटी में हुआ और वहाँ पर भी किसी तरीके से नेचर को प्रोटेक्ट किया गया। प्लांट स्पीशीज़ को, ट्रीज़ की स्पीशीज़ या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से चिपको मूवमेंट में भी की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन जो कि टिहरी एंड नवधान्य हैव शोन देयर द एक्विटेक लेवल ऑफ द डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ द सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड द इकोनॉमिकली वायबल। तो इस तरीके से बीज बचाओ आंदोलन है, चिपको मूवमेंट हो, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिंथेटिक केमिकल पर बैनिंग करने के लिए और नेचुरल तरीके से खेती वगैरह करने के लिए, ताकि नेचर को किसी तरीके से पेड़ पौधों को, ज़मीनों को नुकसान ना पहुँचे, अलग अलग मूवमेंट होते रहे। अगर इन इंडिया की बात करें तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर बना हुआ है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि जंगलों की मैनेजमेंट रखवाली के लिए बनाया गया, JFM इसे शॉर्ट में हम कहें। तो प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जांपल फॉर द इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसके अंदर गवर्नमेंट वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करती है। लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर, दोनों ही गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ एक साथ मिलकर वहाँ पर काम करती है। इस प्रोग्राम के तहत जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में JFM आगे लिखा है कि द प्रोग्राम हैज़ बीन इन द फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 से स्टार्ट हुआ है। फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आया है तो
88 से चल रहा है ये प्रोग्राम। अब existence in 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for the joint forest management। सबसे पहले ये joint forest management ओडिशा से इसकी शुरुआत हुई है, ओडिशा से इसकी शुरुआत हुई है। इस प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई है ओडिशा से हुई है, और ओडिशा से हुई है। और JFM डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन द अंडरटेक प्रोटेक्ट एक्टिविटी। इस तरीके से ये वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ के विलेजर जो है वो इसमें प्रोटेक्शन एक्टिविटी चलाते रहते हैं ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है। लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो आज का लास्ट टॉपिक है सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड द रेयर स्पीशीज। सेक्रेड ग्रोव्स ये क्या चीज़ है? सेक्रेड अ वेल्थ of diverse and rare species। पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब है पवित्र उपवन, ऐसे उपवन जहाँ पर वेल्थ, ये जो उपवन है, ये छोटे जो जंगल है, ये वेल्थ है, संपदा है ऑफ डाइवर्स और रेयर स्पीशीज़ के लिए, जो कि कहीं पर देखने को नहीं मिलती या बहुत कम है। एक्सटिंक्शन की कगार पर ऐसे स्पीशीज़ और डाइवर्स स्पीशीज़ या कुछ रेयर जो कि कहीं कहीं पर ही हमें देखने को मिले, इस तरीके की जो स्पीशीज़ है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है सेक्रेड ग्रोव्स में। लिखा है कि द मुंडास एंड द संथल ऑफ द छोटा नागपुर के जो आदिवासी रीजन वर्शिप महुआ, ये महुआ की वर्शिप, महुआ एक पेड़ होता है उसकी वर्शिप करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम जो है बेसिया लेटिफोलिया है, और कदम्ब की भी ये पूजा वगैरह करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। ट्रीज एंड द ट्राइबल्स ऑफ द ओडिशा एंड द बिहार वर्शिप द टेमराइंड। तो ओडिशा के जो ट्राइबल लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। अगर बिहार में देखें तो बिहार में भी टर्मराइंड की, इमली के जो पेड़ों की पूजा की जाती है, मैंगो के जो ट्रीज़ है उनकी पूजा, ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग, शादियों के समय में इनकी पूजा वगैरह की जाती है। आगे लिखा गया टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड द बनियान, हम में से भी बहुत लोग पीपल बनियान ट्री की जो है वर्शिप करते हैं और इसको सेक्रेड मानते, पवित्र मानते। लास्ट में लिखा है कि बिश्नोई विलेज जो राजस्थान के अंदर है, हर्ड्स ऑफ द ब्लैक बक, वो सबसे ज़्यादा पुजारी जो है वो ब्लैक बक के हैं, चिंकारा जिसको बोलते हैं हिंदी में। नील गाय को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द पिकॉक जो है कैन बी सीन एज द इंटीग्रल पार्ट, और अपने ही परिवार का एक सदस्य उनको मानते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं। और उस ये कम्युनिटी जो है बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान में, इन राजस्थान वो इनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट चिंकारास, नीलगाय और पीकॉक्स। और अपने एंड नोबडी हार्म दे, और किसी को भी इन एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने नहीं देती है। तो बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान में है वो प्रोटेक्ट करती है चिंकारास को, नीलगाय और पिकॉक्स को। तो यह चैप्टर सेकेंड यहीं पर एंड होता है। इसके सभी टॉपिक हमने लगभग समझ चुके हैं।
एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।